साल 2019 आईपीएल का एक आम सा मैच लग रहा था। मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने थे। हाँ, और मुंबई ने बोर्ड पर सिर्फ 136 रन ही बनाए। सही का। और सामने कौन था? डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो जैसे दिग्गज। मतलब उस सीजन में ये दोनों किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा रहे थे। बिल्कुल, सबको यही लग रहा था कि हैदराबाद तो ये मैच 15 ओवर में खत्म कर देगा। हाँ, मुझे भी यही लगा था। लेकिन तभी मुंबई की तरफ से एक 22 साल का डेब्यूटेंट फास्ट बॉलर बॉल थामता है। वो अपनी पहली ही आईपीएल बॉल डालता है और डेविड वार्नर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। वही तो, अगले 20 मिनट के अंदर वो युवा बॉलर सिर्फ 12 रन देकर 6 विकेट चटका देता है और हैदराबाद की पूरी टीम 96 रन पर ढेर हो जाती है। ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। अल्जारी जोसेफ का वो स्पेल जिसने आईपीएल इतिहास में 11 साल पुराने बेस्ट बॉलिंग रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। देखिए, जब हम T20 क्रिकेट की बात करते हैं ना, तो अक्सर चर्चा होती है इम्पैक्ट प्लेयर की, छोटे स्टेडियम्स की या उन भारी भरकम बैट्स की। हाँ, ऐसा लगता है जैसे बॉलर्स तो सिर्फ वहाँ मार खाने के लिए खड़े हैं। सही बात है। तो ठीक है, आइए इस मुद्दे को आज गहराई से समझते हैं। आज की इस विशेष चर्चा में हमारे पास जो आर्टिकल्स, रिकॉर्ड बुक्स और टेक्निकल एनालिसिस का खजाना है ना, हम उसको डिकोड करेंगे। मतलब हमारा मकसद सिर्फ स्टैट्स पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन ये समझना है कि इस बल्लेबाजों के गेम में बॉलर्स ने आखिर अपने बायोमैकेनिक्स, साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी से कैसे अपना दबदबा बनाया है। अल्जारी की रफ्तार से लेकर अमित मिश्रा की जादुई स्पिन तक, आज हम इन सभी हिस्टोरिकल स्पेल्स के पीछे का असली साइंस समझेंगे। देखिए, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है ना, वो ये है कि ये हिस्टोरिकल स्पेल्स को एक तुक्का नहीं थे। अच्छा? हाँ, जब अल्जारी जोसेफ ने 6 विकेट लिए तो वो सिर्फ फास्ट बॉलिंग नहीं कर रहे थे, वो एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट कर रहे थे। परफेक्ट स्टॉर्म मतलब कैसे? देखिए, उनके पास 160 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड थी और उनकी हाइट 6 फुट 4 इंच। सही कहा। तो इस हाइट की वजह से उनका रिलीज पॉइंट बहुत ऊंचा था। जब कोई बॉलर इतनी ऊंचाई और इतनी स्पीड से बॉल को हार्ड लेंथ पर पटकता है ना। हार्ड लेंथ यानी पिच का वो हिस्सा जहां से बैट्समैन ना आगे जा सकता है ना पीछे। हाँ, बिल्कुल वही। तो बॉल बैट पर आने से पहले ही अपना काम कर चुकी होती है। जोसेफ की उन बॉल्स ने हैदराबाद के बल्लेबाजों का रिएक्शन टाइम पूरी तरह से खत्म कर दिया था। वाह, आप विजय शंकर और दीपक हुड्डा के आउट होने का तरीका देखिए। उनके बैट हवा में ही थे और बॉल स्टंप्स या फील्डर के हाथों में जा चुकी थी। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ, ये दुनिया के बेस्ट बैट्समैन हैं। ये हर दिन नेट्स में मशीन के खिलाफ 150 की स्पीड खेलते हैं। तो अचानक एक नया लड़का आकर उन्हें इतना असहाय कैसे कर देता है? यही तो ट्विस्ट है। ये सिर्फ स्पीड का मामला बिल्कुल नहीं है। इसे आप डेटा डेफिसिट या जानकारी के अभाव के रूप में देखिए। डेटा डेफिसिट मतलब उनके पास उसकी वीडियोस नहीं थी? एकदम सही। एक इंटरनेशनल बैट्समैन का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। जब वो जसप्रीत बुमराह या पैट कमिंस को खेलते हैं तो उनका दिमाग पहले से उस बॉलर के एक्शन, उसके रिलीज पॉइंट और स्विंग की आदतों को पहचानता है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत बार देखा है। हाँ, लेकिन अल्जारी जोसेफ उस वक्त एक अनसुलझी पहेली थे। बल्लेबाजों के दिमाग के पास उनके एक्शन को डिकोड करने के लिए कोई विजुअल डेटा नहीं था। जब तक उनका दिमाग उस रिलीज पॉइंट और एक्स्ट्रा बाउंस के साथ तालमेल बैठा पाता, तब तक उनकी पारी खत्म हो चुकी थी। बिल्कुल। ये सच में बहुत ही दिलचस्प है। मतलब अनसर्टेनिटी और ये सरप्राइज एलिमेंट एक बॉलर का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। ये तो किसी फिल्म के उस प्लॉट ट्विस्ट की तरह हो गया जहां एक अंडरडॉग बाजी मार ले जाता है। सही कहा आपने। और अगर हम सरप्राइज और अनसुलझी पहेलियों की बात कर ही रहे हैं तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। साल 2008, आईपीएल का पहला सीजन। ओह, सोहेल तनवीर का वो स्पेल। हाँ, राजस्थान रॉयल्स के सोहेल तनवीर और उनका वो 6 विकेट और 14 रन का रिकॉर्ड जो पूरे 11 सालों तक अटूट रहा। तनवीर का वो स्पेल क्रिकेट के बायोमैकेनिक्स का एक अद्भुत उदाहरण है। उनका एक्शन पूरी तरह से रॉन्ग फुटेड था। रॉन्ग फुटेड? थोड़ा समझाइए इसको। देखिए, आमतौर पर एक बाएं हाथ का फास्ट बॉलर अपने दाहिने पैर पर लैंड करता है और फिर बॉल फेंकता है, लेकिन तनवीर अपने बाएं पैर पर ही लैंड करते थे और उसी पैर से जंप लेकर बॉल रिलीज करते थे, जो कि ट्रेडिशनल कोचिंग के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल। मुझे यहीं पर आपको थोड़ा रोक कर एक चीज पूछनी है। हाँ। एक दर्शक के तौर पर हमें लगता है कि हाँ, एक्शन थोड़ा अजीब है, लेकिन एक बैट्समैन के नजरिए से ये रॉन्ग फुटेड लैंडिंग इतनी खतरनाक क्यों हो जाती है? क्योंकि ये बैट्समैन के पूरे ट्रैकिंग सिस्टम को ही हैक कर लेता है। जब कोई बैट्समैन क्रीज पर खड़ा होता है ना, तो वो बॉलर के हाथ को नहीं, उसके लैंडिंग वाले पैर को देखता है। अच्छा, मैं तो सोचता था वो हाथ देखते हैं। नहीं, सबसे पहले पैर।
पैर के जमीन पर पड़ते ही बैट्समैन का दिमाग 1 मिलीसेकंड में कैलकुलेट कर लेता है कि अब हाथ किस एंगल से आएगा। एक सेट रिदम होती है। लेकिन तनवीर के मामले में रिदम टूट जाती होगी। हाँ, जब उनका बायां पैर जमीन पर पड़ता तो बैट्समैन का दिमाग सोचता कि अभी एक और स्टेप बाकी है, लेकिन उसी पल तनवीर बॉल छोड़ देते थे। बाप रे, ये तो चीटिंग जैसा लगता है दिमाग के साथ। सही में, ये किसी वीडियो गेम के उस ग्लिच की तरह था जहां स्क्रीन 1 सेकंड के लिए अटक जाती है और जब तक आप बटन दबाते हैं गेम ओवर। वाह। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उस मैच में उन्होंने अपनी पहली ही बॉल पर पार्थिव पटेल को इन स्विंग पर आउट किया था। वो उसी रिदम के टूटने का नतीजा था। पटेल का फ्रंट फुट मूव ही नहीं हुआ क्योंकि उनका दिमाग टाइमिंग गलत पड़ चुका था। यहाँ ये विषय और भी दिलचस्प हो जाता है। फास्ट बॉलिंग में चाहे वो जोसेफ की पेस हो या तनवीर का अजीब एक्शन, उन्हें डर और कम रिएक्शन टाइम का फायदा मिलता है। लेकिन जब हम स्पिन बॉलिंग की तरफ आते हैं तो गेम पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। T20 में स्पिनर्स को तो अक्सर वो टारगेट माना जाता है जिस पर बैट्समैन छक्के लगाने की कोशिश करते हैं। फिर भी इस फॉर्मेट के कुछ सबसे खतरनाक स्पेल्स स्पिनर्स ने ही डाले हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि T20 में स्पिनर्स सिर्फ रन रोकने आते हैं। असल में स्पिनर्स इस फॉर्मेट के सबसे अटैकिंग बॉलर्स बन चुके हैं। वो स्पीड का नहीं, ज्योमेट्री और एरोडायनामिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ज्योमेट्री? अच्छा, इस ज्योमेट्री का सबसे बड़ा उदाहरण मुझे 2009 के IPL में अनिल कुंबले का वो स्पेल लगता है। ओह हाँ, केप टाउन वाला मैच। ठान जैसी डिफेंडिंग चैंपियंस की टीम। सही बात है। कुंबले ने 3.25 ओवर में 5 रन देकर 5 विकेट लिए। पूरी टीम 8वें रन पर ऑल आउट। अब मुझे एक बात बताइए, कुंबले कभी बॉल को बहुत ज्यादा टर्न तो कराते नहीं थे, तो उस रात ऐसा क्या अलग हुआ था? यहाँ कुंबले का हथियार टर्न नहीं था, उनका हथियार था टॉप स्पिन और बाउंस। केप टाउन के पिच पर वैसे भी अच्छा बाउंस था। कुंबले ने बॉल को पिच पर जोर से हिट किया। जब एक बॉलर टॉप स्पिन डालता है ना, तो बॉल हवा में आगे की तरफ बहुत तेजी से घूमती है और पिच पर गिरने के बाद वो तेजी से बैट की तरफ उछलती है। अच्छा, तो बैट्समैन को लगता है बॉल नीचे रहेगी? हाँ, राजस्थान के बल्लेबाजों ने सोचा कि वो आगे बढ़कर बॉल को बाउंड्री के पार भेज देंगे, लेकिन उस टॉप स्पिन के एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से बॉल उनके बैट के ऊपरी हिस्से पर जा लगी, जिसे स्प्लाइस कहते हैं। बिल्कुल। कुंबले बल्लेबाज को चका नहीं रहे थे, वो उनकी अटैकिंग आक्रामकता को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, एक ग्रैंड मास्टर की तरह। लेकिन एक सेकंड, क्या T20 का ये जो बेसिक नेचर है कि हर बॉल पर बड़ा शॉट मारना है, क्या ये स्पिनर्स को खुद ही फायदा नहीं पहुंचाता? मतलब अगर बैट्समैन डिफेंसिव खेलें तो क्या एडम जाम्पा 2016 में 6 विकेट ले पाते? ये एक अच्छा पॉइंट है। उन्होंने पुणे के लिए खेलते हुए हैदराबाद के खिलाफ युवराज सिंह और केन विलियमसन जैसे लेजेंड्स को फंसाया था। देखिए, इस पर एक दूसरा नजरिया भी है। ये सिर्फ बल्लेबाज के अटैकिंग होने की बात नहीं है, ये उस अटैक को इनवाइट करने की कला है। जैम्पा ने उस मैच में फ्लाइट का बहुत शानदार इस्तेमाल किया था। नहीं, फ्लाइट का मतलब है बॉल को इस तरह से रिलीज करना कि वो बैट्समैन की आंखों के लेवल से ऊपर जाए। जब बॉल आई लेवल से ऊपर जाती है ना, तो दिमाग को दूरी और लेंथ जज करने में बहुत मुश्किल होती है। ओह, तभी बैट्समैन जल्दी शॉट खेल देते हैं। हाँ, जैम्पा ऑफ स्टंप के बाहर लालच दे रहे थे। बल्लेबाज को लगता कि बॉल फुल लेंथ है और वो छक्का मार सकता है, लेकिन बॉल हवा में ही डिप कर जाती थी, यानी अचानक नीचे गिर जाती थी और टर्न ले लेती थी। जब आप इस डिप और फ्लाइट की बात कर रही है ना, तो मुझे IPL के उस बॉलर की याद आ गई जिसका रिकॉर्ड शायद कभी ना टूटे, अमित मिश्रा। मिश्रा जी, 3 हैट्रिक्स। हाँ, 3 अलग अलग टीम्स के खिलाफ, 2008, 2011 और 2013 में। अब यहाँ एक सच्ची पहेली है, मिश्रा फास्ट तो डालते नहीं थे, उनका एक्शन भी सोहेल तनवीर जैसा अजीब नहीं था। बिल्कुल आम एक्शन था। फिर भी इतने हैवी बैट्स और छोटी बाउंड्रीज वाले एरा में कोई लेग स्पिनर डेथ ओवर्स में हैट्रिक कैसे ले सकता है? इसके पीछे फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार नियम काम करता है, जिसे हम मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। मैग्नस इफेक्ट? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए भाई, ये काम कैसे करता है? मैं बताती हूँ। जब अमित मिश्रा बॉल को रिलीज करते थे ना, तो वो अपनी कलाइयों से बॉल पर बहुत ज्यादा ओवर स्पिन लगाते थे। यानी बॉल हवा में आगे की तरफ घूम रही है। एकदम सही। जब बॉल आगे की तरफ तेजी से घूमती है, तो हवा का प्रेशर बॉल के ऊपर कम और नीचे ज्यादा हो जाता है।
इससे होता ये है कि बॉल आम ग्रेविटी के मुकाबले बहुत तेजी से अचानक नीचे की तरफ गिरती है। इसे ही डिप कहते हैं। तो इसका मतलब है कि बल्लेबाज को जो एक आसान फुल टॉस लग रही होती है वो अचानक उसके जूतों के पास आके गिर जाती है। बिल्कुल वही। 2013 की उनकी हैट्रिक याद कीजिए। 19वां ओवर चल रहा था। भुवनेश्वर कुमार, राहुल शर्मा और अशोक दिंडा क्रीज पर थे। सब टेल एंडर्स थे, पर उन्हें हिट तो करना ही था। हाँ, बल्लेबाज फुल लेंथ एक्सपेक्ट कर रहा था और उसने जोर से बैट घुमा दिया, लेकिन मैग्नेस इफेक्ट की वजह से बॉल अचानक डिप कर गई, पिच पर लगी और सीधे स्टंप्स में या पैड्स पर। मिश्रा ने अपनी बॉल इतनी स्लो रखी थी कि बल्लेबाज को सारी पावर खुद लगानी पड़ती थी। ये तो सच में हवा और स्पिन के जरिए दिमाग को धोखा देने वाली मास्टर क्लास थी। सही में। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? लीग मैचेस में रिकॉर्ड्स बनाना एक बात है, चाहे वो जोसेफ की पेस हो या मिश्रा की फ्लाइट, लेकिन जब हम प्लेऑफ्स में आते हैं, जहां हारने का मतलब सीधा टूर्नामेंट से बाहर होना है, वहाँ प्रेशर बहुत अलग होता है। हाँ, और वो भी डेथ ओवर्स में, जहां हर छोटी गलती पर सीधा छक्का पड़ता है। ऐसे माहौल में एक बॉलर कैसे सर्वाइव करता है? देखिए, डेथ ओवर्स और प्लेऑफ्स ये दोनों क्रिकेट के सबसे बेरहीम हिस्से हैं। यहाँ आपका कोई भी साइंस या थ्योरी काम नहीं आती अगर आपका टेम्परामेंट यानी मानसिक संतुलन मजबूत नहीं है। मतलब नर्व्स पे कंट्रोल चाहिए। बिल्कुल। यहाँ बॉलर का काम सिर्फ विकेट लेना नहीं, बल्कि बल्लेबाज का दिमाग पढ़ना होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मुझे 2023 का वो एलिमिनेटर मैच लगता है, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। आकाश मधवाल का स्पेल। वही, एक ऐसा नाम जिसे उस सीजन से पहले शायद ही कोई जानता था। उन्होंने 3.5 ओवर्स में 5 रन देकर 5 विकेट निकाले। प्लेऑफ्स की हिस्ट्री का पहला 5 विकेट हॉल। और उनका इकोनॉमी रेट देखिए, सिर्फ 1.4। निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस जैसे T20 स्पेशलिस्ट उनके सामने बिल्कुल बेबस दिखे। ऐसा कैसे किया उन्होंने? आकाश मधवाल का वो स्पेल उनकी स्किडी ट्रेजेक्टरी के कारण इतना खतरनाक बना। उनका रिलीज पॉइंट थोड़ा नीचा है और वो लगातार स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करते हैं। स्किडी मतलब बॉल पिच पर पड़ने के बाद तेजी से आती है। हाँ, बॉल रुकती नहीं है, स्किड करके आती है। प्लेऑफ्स के उस भारी दबाव में बल्लेबाज अक्सर बड़ा शॉट खेलने के लिए क्रीज की गहराई में जाते हैं, रूम बनाते हैं। मधवाल ने उन्हें वो रूम ही नहीं दिया। उन्होंने सीधा स्टंप्स पर आक्रमण किया। सही कहा। उन्होंने बॉल को ऐसे स्किड कराया कि बल्लेबाजों को बैकफुट पर जाने का टाइम ही नहीं मिला। पूरन और बदोनी को जिस तरह से उन्होंने आउट किया, वो उनकी सटीक यॉर्कर और हार्ड लेंथ का डायरेक्ट नतीजा था। दबाव में बेसिक्स पर टिके रहना सबसे मुश्किल होता है और मधवाल ने वही किया। ये सुनकर मुझे डग बॉलिंजर के 2010 के सेमीफाइनल स्पेल की याद आ गई। चेन्नई को फाइनल में पहुंचाने वाला वो 4 विकेट का स्पेल। या फिर जसप्रीत बुमराह का 2020 क्वालिफायर 1 में 4 विकेट। उन्होंने यॉर्कर से ज्यादा तेज बाउंसर से डर पैदा किया था। सही बात है, लेकिन जब डेथ बॉलिंग की बात आती है ना, तो मैं एक ऐसे बॉलर का जिक्र जरूर करना चाहूंगा जिसने मॉडर्न क्रिकेट में इसकी परिभाषा ही बदल दी। हर्षल पटेल। हो, हर्षल पटेल। 2021 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनका 5 विकेट वाला स्पेल मॉडर्न T20 बॉलिंग की सबसे बड़ी स्टडी है वो। बिल्कुल। आरसीबी के लिए खेलते हुए मुंबई जैसे बैटिंग पावर हाउस के खिलाफ डेथ ओवर्स में 5 विकेट। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा आपसे सवाल करूंगा, मलिंगा के दौर के बाद अब तो सभी ने यॉर्कर सीख ली है, सब स्लो बॉल्स भी डालते हैं। हाँ, ये तो है, क्योंकि वो सिर्फ एक स्लोअर बॉल नहीं थी, वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन था, एक दृष्टि भ्रम। ऑप्टिकल इल्यूजन कैसे? अगर हम इसे थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें, तो जब एक आम बॉलर स्लोअर बॉल डालता है तो उसके हाथ की स्पीड थोड़ी धीमी हो जाती है और वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज इस रुकावट को तुरंत पकड़ लेते हैं। हाँ, उनका दिमाग एक्शन पढ़ लेता है। पर हर्षल पटेल अपनी स्लोअर बॉल बिल्कुल उसी आर्म स्पीड से फेंकते थे जैसे वो 140 की फास्ट बॉल फेंक रहे हो। उनका आर्म स्पीड कम नहीं होता था, अंतर सिर्फ उनकी उंगलियों की ग्रिप में होता था। तो क्या वो ऑफ कटर ग्रिप का इस्तेमाल करते थे? हाँ, वो बॉल को अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर यानी तर्जनी और मध्यला उंगली के बीच फंसाकर रिलीज करते थे और छोड़ते वक्त उसे जोर से कट करते थे। अच्छा, जिससे बॉल हवा में बहुत घूमती है। बिल्कुल। हमने अमित मिश्रा के वक्त जिस मैग्नेस इफेक्ट की बात की थी ना, हर्षल पटेल फास्ट बॉलिंग में उसी का इस्तेमाल कर रहे थे। बॉल हवा में बल्लेबाज की तरफ तेज आती दिखती थी। बल्लेबाज बैट घुमा देता होगा जल्दी। हाँ, और बॉल अचानक हवा में ब्रेक होकर सीधे यॉर्कर या लो फुल टॉस बनकर गिरती थी। मुंबई के खिलाफ उन्होंने हार्दिक पांड्या, किरण पोलार्ड और ईशान किशन जैसे पावर हिटर्स को इसी तरह हवा में चकमा देकर आउट किया था। मतलब उन्होंने
बल्लेबाजों की उस आदत का फायदा उठाया जहां वो बॉल आते ही आंख बंद करके बैट घुमा देते हैं। ये एनालिसिस साफ कर देता है कि बॉलर सिर्फ अपनी मसल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो फिजिक्स और साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है। एकदम सही। आजकल डेटा एनालिसिस का जमाना है। हर टीम को पता है कि कौन सा बल्लेबाज ऑफ स्पिन पर कमजोर है या बाउंसर पर फंसता है, लेकिन स्क्रीन पर डेटा देखना और मैदान के बीच उस शोर और दबाव में अपनी बॉडी को उस परफेक्ट लाइन लेंथ पर बॉल फेंकने की कमांड देना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। हमने इस पूरी चर्चा में यही तो देखा है, अल्जारी जोसेफ की हाइट और पेस, तनवीर का वो दिमाग हैंग करने वाला एक्शन, कुंबले का टॉप स्पिन, मिश्रा की फ्लाइट, माधवाल की यॉर्कर्स और हर्षल पटेल का ऑप्टिकल इल्यूजन। ये सारे एग्जाम्पल साबित करते हैं कि जब स्किल और साइंस एक साथ आते हैं तो एक अकेला बॉलर पूरे मैच का नैरेटिव पलट सकता है, चाहे बैट कितने भी मोटे हो जाएं या बाउंड्री कितनी भी छोटी हो। बिल्कुल, यही तो ग्रेटनेस को डिफाइन करता है। लेकिन इन सभी शानदार रिकॉर्ड्स का एनालिसिस करने के बाद इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? आज के आईपीएल को देखिए आप, इम्पैक्ट प्लेयर वाले नियम ने गेम को पूरी तरह बदल दिया है। अब टीम्स के पास 8वें 9वें नंबर तक ऐसे बल्लेबाज होते हैं जो पहली बॉल से छक्का मार सकते हैं। हाँ, अब तो कोई विकेट बचाने की टेंशन ही नहीं लेता। वही तो, एंकर रोल लगभग खत्म हो गया है। पिचेस एकदम फ्लैट है, जहां 250 रन भी सेफ नहीं है। ऐसे में बॉलर्स के लिए मार्जिन ऑफ एरर अब 0 नहीं बल्कि माइनस में चला गया है। सही बात है, यानी अगर आप 1 मिलीमीटर भी अपनी लेंथ से चूके तो बॉल सीधा स्टैंड्स में। एकदम यही बात है। तो ऐसे दौर में जब पूरा सिस्टम और नियम बल्लेबाजों के फायदे के लिए डिजाइन किए गए हैं, क्या आपको लगता है कि हम फ्यूचर में कभी किसी बॉलर को अल्जारी जोसेफ की तरह 12 रन देकर 6 विकेट लेते हुए देखेंगे? ओह, या फिर क्रिकेट जिस दिशा में जा रहा है उसे देखते हुए जोसेफ का वो जादुई रिकॉर्ड T20 इतिहास में हमेशा के लिए एक अटूट रिकॉर्ड बन चुका है? क्या अब किसी बॉलर के लिए वैसा परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट करना मैथमेटिकली पॉसिबल रह भी गया है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो किसी का भी दिमाग हिला दे। खेल बदल रहा है और बॉलर्स को हर रोज एक नए साइकोलॉजिकल युद्ध की तैयारी करनी पड़ रही है। क्या कोई नया लड़का इस बैटिंग इम्पैक्ट एरा में बॉलर्स का दबदबा वापस ला पाएगा? सुनने वालों के लिए एक बहुत ही शानदार विषय खुद सोचने के लिए। बिल्कुल। तो चलिए अल्जारी, तनवीर और मिश्रा जी जैसे दिग्गजों की इन मास्टर क्लासेस को याद रखते हुए हम आज की इस डीप डाइव चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बॉलर्स इस नए इम्पैक्ट एरा में खुद को कैसे ढालते हैं, ये तो आने वाले आईपीएल सीजन ही बताएंगे।